हेलो क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लासिकल पीरियड। हम लोग हिस्ट्री ऑफ योगा पढ़ रहे हैं तो उसी का क्लासिकल पीरियड। आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट क्लासिकल पीरियड। ठीक है। पोस्ट क्लासिकल पीरियड। पोस्ट क्लासिकल पीरियड उत्तर शास्त्रीय काल। ड्यूरिंग द पोस्ट क्लासिकल पीरियड a number of later Upanishad, धर्मशास्त्र एंड स्मृति were written। उत्तर शास्त्रीय काल के दौरान कई बाद के उपनिषद, धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ लिखी गईं। पोस्ट क्लासिकल पीरियड में बहुत से उपनिषद, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र ये सब लिखे गए थे। फ्रॉम दीज स्क्रिप्चर वन गेट्स द स्टेट ऑफ योगिक प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीरियड। इन ग्रंथों से उस समय योग अभ्यास की स्थिति का पता चलता है। उस समय कैसे योग अभ्यास होता था, क्या होता था, कैसे कौन कौन से योग होते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है पोस्ट क्लासिकल पीरियड में। Many of the post-Patanjali Upanishad have elaborately discussed the different elements of yoga. पतंजलि के बाद कई उपनिषदों में योग के विभिन्न तत्वों पर विस्तार से चर्चा की गई है। 20 such Upanishad have been identified by the German scholar George Feuerstein and scholars of the Theosophical Society। जर्मन विद्वान जॉर्ज फ्यूरस्टीन और थियोसॉफिकल सोसाइटी के विद्वानों ने ऐसे 20 उपनिषद की पहचान की है। These उपनिषद have been termed योगा उपनिषद। इन उपनिषदों को योग उपनिषद कहा जाता है या योग उपनिषद कहा गया है। इन उपनिषदों को क्या कहा गया है? योग उपनिषद। हठ योग पीरियड इन द पोस्ट पतंजलि पीरियड द फोकल पॉइंट ऑफ योगिक प्रैक्टिस had gradually shifted from the soul-centered one to body-centered one। हठ योग पतंजलि के बाद के काल में योग अभ्यास का मुख्य केंद्र धीरे धीरे आत्मा केंद्रित से बदलकर शरीर केंद्रित हो गया। क्या हुआ? क्लासिकल या उससे वैदिक पीरियड में आत्मा, मन, इन सब पे फोकस था योग का। लेकिन पोस्ट क्लासिकल पीरियड के बाद या यूँ कहें कि पतंजलि के बाद योग अभ्यास का जो मेन फोकस किस पे हो गया? मेन फोकस हो गया शरीर पे। तरह तरह के आसन करना, प्राणायाम करना, शरीर को कष्ट पहुंचाना या जो भी मतलब तमाम तरह की जो भी क्रियाएं हैं वो बॉडी सेंटर्ड हो गई थी। क्लींजिंग करना, चूँकि शरीर को भी एक मोक्ष प्राप्ति में हिस्सा माना जाता है, या ये कहें कि शरीर भी एक माध्यम है मोक्ष प्राप्त करने का। क्योंकि शरीर यदि स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर मन हमारा प्रसन्न नहीं होगा,
मन प्रसन्न नहीं होगा तो अध्यात्म में हमारा मन लगेगा नहीं, तो हमको मोक्ष कैसे मिलेगा। तो इसीलिए शरीर भी ठीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरा फोकस हठ योग में शरीर पर आ गया था। तो ये कहें कि यहाँ पे योग अभ्यास का केंद्र धीरे धीरे आत्मा केंद्र से बदलकर शरीर केंद्रित योग हो गया था। बॉडी बीइंग द व्हीकल फॉर द जर्नी ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, देयर वी आर टू क्रॉस ओवर innumerable hurdles. It is required to take utmost care of the body to make it strong, firm and durable, and keep it fit to endure all sorts of eventualities to be faced in life's journey. शरीर हमारे जीवन की यात्रा का माध्यम है, जन्म से मृत्यु तक, जिसमें हमें अनगिनत बाधाओं को पार करना होता है। शरीर क्या है? हमारे जीवन की यात्रा का माध्यम है। ये बात हम लोगों ने पहले भी जानी कि शरीर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो शरीर क्या है? बेस है, माध्यम है किसी भी कार्य को करने का, और हमारे जीवन की यात्रा का माध्यम है, जिसमें हमें अनगिनत बाधाओं को पार करना होता है। तो इसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं, कभी दुख, दर्द, पीड़ा, तमाम तरह के रोग, इन सब को पार करना होता है। इसलिए शरीर को मजबूत, दृढ़ और टिकाऊ बनाने के लिए उसकी पूरी देखभाल करना और उसे जीवन की यात्रा में आने वाली हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए फिट रखना जरूरी है। तो क्या बताया है कि शरीर जो है वो माध्यम है हमारी जीवन यात्रा का। तो इसीलिए उस शरीर को मजबूत करने के लिए, शरीर को मजबूत, दृढ़ और टिकाऊ बनाए रखने के लिए उसकी पूरी देखभाल करना और उसे जीवन की यात्रा में आने वाली हर तरह की स्थिति का सामना करने के लिए फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर फिट नहीं होगा, शरीर मजबूत नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो यदि कोई भी समस्या आई हमारे शरीर पे तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे और परेशान होकर मतलब मान जाएंगे और योग मार्ग पे अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पे जो योग का केंद्र है वो शरीर केंद्रित योग हो गया था। शरीर को स्वस्थ रखना पहला माध्यम बन गया था हठ योग के समय में। In order to make it so, the body is required to be burnt in the fire of yoga. ऐसा करने के लिए शरीर को योग की अग्नि में तपाना आवश्यक है। यानी शरीर को मजबूत बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए शरीर को योग की अग्नि में तपाना जरूरी है। तभी हम शरीर को मजबूत बना सकते हैं और उसको हर तरह की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। हठ योगा स्क्रिप्चर प्रिस्क्राइब 7 authorities to make the body pure, firm and durable. हठ योग के ग्रंथों में शरीर को शुद्ध, दृढ़ और टिकाऊ बनाने के लिए 7 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन किया गया है। नीति, धौति, बस्ती, नौली, ताटक, कपालभाति, शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्यम, धैर्यम च लाघवम, प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम, घटस्थ सप्त साधनम। शरीर को शुद्ध करने के लिए
शोधन क्रियाएं, शोधन मजबूत करने के लिए आसन, हल्का करने के लिए प्राणायाम, मन को केंद्रित करने के लिए ध्यान, समाधि, इस तरह से 7 साधन बताए गए हैं, घ्यनन संहिता में बताए गए हैं। शोधनम जड़ता स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम घटस्थ शब्द साधनम। वही यहाँ पे बताया गया है कि 7 साधन बताए गए हैं जो हमारे शरीर को मजबूत बना के और हम ईश्वर तक या समाधि तक पहुँच सकते हैं। योगी मत्स्येंद्र नाथ इज सेड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल पर्सन टू प्रोग्रेट हठ योगा, but unfortunately he had left no written document. माना जाता है कि योगी मत्स्येंद्र नाथ हठ योग का प्रचार करने वाले पहले ऐतिहासिक व्यक्ति थे, यानी वो पहले व्यक्ति थे, बट ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने कोई लिखित दस्तावेज नहीं छोड़ा, यानी कोई लिखित में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि मत्स्येंद्र नाथ ही पहले हठ योग के प्रैक्टिशनर नहीं रहे हैं, हठ योगी रहे हैं। ऐसा केवल माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई लिखित में दस्तावेज नहीं है। इट वाज हिज disciple yogi Gorakhnath, who lived in the 11th century AD and wrote a number of books on Hatha Yoga, which Goraksh Samhita, Siddh Siddhant Paddhati, Goraksh Satak, etc. उनके शिष्य योगी गोरखनाथ ने जो 11वीं शताब्दी में 11th सेंचुरी में हुए थे, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ हठ योग पर कई किताबें लिखी, जैसे गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष शतक आदि। ड्यूरिंग हिज टाइम द टीचिंग्स ऑफ हठ योगा हैड स्टार्टेड स्प्रेडिंग। उनके समय में हठ योग की शिक्षाओं का प्रसार शुरू हो गया था, मतलब लोगों के बीच में हठ योग का प्रचार प्रसार होने लगा था, लोग जानने लगे थे हठ योग को। इन द साउथ तिरुमलर एंड अदर्स स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग काया साधना बॉडी प्रैक्टिस। दक्षिण में तिरुमूलर और अन्य लोगों ने काया साधना, शरीर संबंधी अभ्यास का प्रचार शुरू किया, काया साधना का प्रचार शुरू किया। तिरुमूलर्स तिरुमंदिरम, a treatise written in Tamil language, is an popular treatise in the south as in the Yoga Sutra of Patanjali in the north. तिरुमलर की तिरुमंदिरम तमिल भाषा में लिखी एक रचना दक्षिण में उतनी ही लोकप्रिय है जितनी उत्तर में पतंजलि की योग सूत्र। तो उधर के योगियों ने अपनी तिरुमंदिरम यानी तमिल भाषा में एक किताब है, जैसे पतंजलि योग सूत्र है, तो जैसे उत्तर में पतंजलि योग सूत्र मशहूर है, उधर दक्षिण में तिरुमंदिरम मशहूर है। Three noteworthy treatises have been composed within the period between the
14th एंड 18th सेंचुरी एडी। 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए 14 से 18वीं शताब्दी में। 2000 हठ योग प्रदीपिका ऑफ योगी स्वात्माराम सूरी, written in the middle part of the 14th century। घैरण्ड संहिता ऑफ सेज घैरण्ड, written in the last part of the 17th century। and शिव संहिता, written in between the later part of the 17th and the first part of the 18th century। 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। योगी स्वात्माराम सूरी की हठयोग प्रदीपिका, योगी स्वात्माराम सूरी, जो लगभग 14वीं शताब्दी के मध्य में लिखी गई थी। ऋषि घैरण्ड की घैरण्ड संहिता, ऋषि घैरण्ड ने घैरण्ड संहिता लिखी, वो लगभग 17वीं शताब्दी के अंतिम समय में लिखी गई। 17वीं शताब्दी के अंतिम समय में लिखी गई थी घैरण्ड संहिता। और शिव संहिता और शिव संहिता 17वीं शताब्दी के अंतिम भाग और 18वीं शताब्दी के शुरुआती भाग के बीच लिखी गई थी। यानी 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में शिव संहिता लिखी गई। The principle of Kriya Yoga, the principle of Kriya Yoga early developed and propagated by the Siddha Yogi like Agastya, Bhagarnath and Babaji, was lost in due course of time, but was revived and spread by Syam Charan Lahiri, श्यामा चरण लाहिरी। क्रिया योग के सिद्धांत, जिन्हें पहले अगस्त, बगरनाथ और बाबाजी जैसे सिद्ध योगियों ने विकसित किया और प्रचारित किया था, समय के साथ लुप्त हो गए। यानी पहले क्रिया योग किसने, अगस्त, बगरनाथ और बाबाजी जैसे योगियों ने इसको प्रसारित किया, लेकिन ये लुप्त हो गए थे। लेकिन श्यामा चरण लाहिरी ने उन्हें पुनर्जीवित किया और उनका प्रचार प्रसार किया। His disciples and chain of grand disciples had spread Kriya Yoga throughout India and abroad, particularly in America and Europe। उनके शिष्यों और शिष्यों की परंपरा ने क्रिया योग को पूरे भारत और विदेशों, विशेषकर अमेरिका और यूरोप में फैलाया। At present time, the teachings of Kriya Yoga has spread across the world through 19th branch in India and more than 500 branches abroad। वर्तमान में क्रिया योग की शिक्षाएं भारत में 90 शाखाएं और विदेशों में 500 से अधिक शाखाओं के माध्यम से दुनिया भर में फैल रही है। दुनिया भर में फैल रही है। तो ये हठ योग हो गया। मॉडर्न पीरियड, अब के समय में
The modern age in the evolution of yoga may be considered to have begun from September 1893 after Swami Vivekananda had stepped on the soil of America and delivered his famous speech delivered his famous speech at the inaugural inaugural function of the Parliament of Religious held at Chicago. योग के विकास में आधुनिक युग की शुरुआत सितंबर 1893 से मानी जाती है या मानी जा सकती है, जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा और शिकागो में आयोजित धर्म संसद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के उद्घाटन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। धर्म संसद के उद्घाटन में अपना भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में। तब से मॉडर्न योग की शुरुआत माना जा सकता है। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा एंड राज योगा इन अमेरिका एंड यूरोप एंड मेड योगा पॉपुलर इन द वेस्ट। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग का संदेश फैलाया और पश्चिम में योग को लोकप्रिय बनाया। योग को वेस्टर्न कल्चर में भी लोकप्रिय बनाया, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में। आधुनिक समय में किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद। Though modern age in yoga is claimed to have started with Swami Vivekananda, propagation of yoga in the West, modernization of yoga with new ideas and technology had started in 1924 only, with the first scientific research done on yoga at कैवल्य धाम, लोनावाला, पुणे by स्वामी कुवल्यानंद। हालांकि योग में आधुनिक युग की शुरुआत पश्चिम में स्वामी विवेकानंद द्वारा योग के प्रचार प्रसार से मानी जाती है, लेकिन नए विचारों और तकनीक के साथ योग के आधुनिकीकरण की शुरुआत 1924 में हो गई थी, जब स्वामी कुवल्यानंद ने लोनावाला, पुणे के कैवल्य धाम में योग पर पहला वैज्ञानिक शोध किया था। तो पहला वैज्ञानिक शोध किसने? स्वामी कुवल्यानंद ने लोनावाला, पुणे में कैवल्य धाम में योग की साइंटिफिक रिसर्च की थी। पहली बिसाइड कैवल्य धाम योगिक थेरेपी एंड रिसर्च सेंटर जयपुर, आनंद आश्रम बाय डॉक्टर स्वामी गीतानंद, पांडिचेरी, आयुर्वेद सेंटर ऑफ वाराणसी, हिंदू विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद यूनिवर्सिटी बेंगलोर, अष्टांग योग रिसर्च सेंटर मैसूर, ऑल इंडिया आयुर्वेद सेंटर दिल्ली हैव मेड वर्थी वट आल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैवल्य धाम के अलावा यौगिक थेरेपी एंड रिसर्च सेंटर जयपुर, डॉक्टर स्वामी गीतानंद का आनंद आश्रम पांडिचेरी, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय का आयुर्वेद केंद्र, स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद विश्वविद्यालय बेंगलुरु, अष्टांग योग अनुसंधान केंद्र मैसूर, अखिल भारतीय आयुर्वेद केंद्र दिल्ली आदि ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में
योग को आधुनिक और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Yoga has become so popular and so essential by now that the United Nations organization has earmarked a particular day, June 21, to be observed by all the member nations simultaneously as International Day of Yoga। आज योग को इतना लोकप्रिय और ज़रूरी हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक ख़ास दिन यानी 21 जून को सभी भारतीय देश सभी सदस्य देशों द्वारा एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए तय किया है। मनाया जा रहा है 15 सालों से 12 सालों से लगातार 21 जून को योग मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहल की गई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की और सारे देशों ने सहयोग दिया और 21 जून 2015 से लगातार विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। तो ये था प्री क्लासिकल पीरियड टू मॉडर्न टाइम, योग का कैसे विकास हुआ धीरे धीरे उपनिषद से लेके पतंजलि योग सूत्र से लेके उपनिषद से लेके फिर हठ योगी काल में आपके घेरन संहिता, हठ प्रदीप का गुरु गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ उनके गुरु थे, और कैसे स्वामी विवेकानंद से होते हुए श्यामाचरण लाहिड़ी के माध्यम से आज के समय में बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हुई। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में डेफिनेशन ऑफ योगा। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं। ओके।